नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, AICPI इंडेक्स जो है उसका आंकड़ा दोस्तों फरवरी और मार्च का सामने आया है। जुलाई 2024 से डीए में दोस्तों 55% होगा या फिर मर्ज होगा, तो आखिरकार कितनी सैलरी आप सभी की बढ़ने वाली है और कितनी आप सभी को पेंशन मिलने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि डीए और डीआर को लेकर दोस्तों बड़ी खुशखबरी आई है। AICPI इंडेक्स आंकड़ों का जो इंतजार था उसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। पेंशन कैलकुलेशन पर ईपीएफओ का बड़ा जवाब आ चुका है। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर साथ ही दोस्तों हायर पेंशन कैलकुलेशन पर बड़ी खबर है। प्रोराटा और 60 माह के औसतन पर बोला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। आखिरकार दोस्तों हम सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, देश भर में इस दिन लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, ओपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़े बड़े रुझान सामने आने लग गए हैं। एक बार फिर से आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों 2016 से पहले की पेंशन धारकों की बढ़ गई पेंशन में दोस्तों संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। खुशखबरी है, 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए बढ़ गई पेंशन। यहाँ पर जो है कितनी बढ़कर आप सभी को पेंशन मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ा कैलकुलेशन सामने आया है। इसमें दोस्तों ईपीएफओ ने बड़ा जवाब दिया है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर हायर पेंशन से जुड़ी कैलकुलेशन के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रोराटा और 60 माह के औसतन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोल चुका है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के मुख्यालय से यहाँ पर एडिशनल सीपीएस पेंशन अराजकता जग्गी ने अब जवाब दिया। साथ ही स्कीम में मॉडिफिकेशन की 2 पेज पर हुआ था। पहला प्रोराटा के आधार पर होगा, दूसरा 12 माह के बजाय 60 माह के एवरेज पर, ताकि एक एवरेज पेंशनेबल सैलरी मिल पाए। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन कैलकुलेशन को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। हायर पेंशन वेज पर अंशदान देने और न्यूनतम सीमा तय करने पर सवाल उठाया गया है। इसी को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ी खबर आ रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े सवालों का जवाब अब आधिकारिक रूप से यहाँ पर जो है आना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएस 95 हायर पेंशन की गणना पर यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा जवाब आ चुका है। दोस्तों ईपीएफओ मुख्यालय एडिशनल सीपीएस पेंशन में अपराजित जग्गी के सवालों में जया शर्मा के सवाल के किया और हायर वेजेज पर अंशदान लिया, पेंशन का भुगतान के लिए न्यूनतम सीमा क्यों नहीं है। जवाब दिया गया कि पेंशन योजना एक कॉमन फंड आधारित होती है, सभी सदस्यों का कंट्रीब्यूशन होता है, वह एक पूल में जाता है, उसी से बेनिफिट आप सभी को दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर साल लेखा जोखा ईपीएफओ को करना पड़ता है, जो कि फंड है उसमें जो पैसा आ रहा है वह पर्याप्त है या नहीं है। हमें आज तो रिटायर हो रहे हैं जिन्हें सिर्फ पेंशन नहीं देनी, आज जो ज्वाइनिंग की है वह कुछ समय के बाद रिटायर्ड होगा, रिटायरमेंट के बाद वह पेंशन लेता रहेगा। तो हमारे किसी भी दिन जितनी भी सदस्य होते हैं हर साल उसके लिए एनुअल वैल्यूज ऑफ फंड होता है। दोस्तों फंड का आकलन सरकार कराती है, कितना मुनाफा दे रही है, कितनी आय होती है। योजना के प्रावधान आकलन के आधार पर केंद्र सरकार राहे चाहे तो बेनिफिट को भी बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है, अंशदान रेट को बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती है, कितने समय के लिए दिया जाना है यह भी फैसला किया जा सकता है। और ईपीएफओ की इंटरेस्ट रेट आय पर होती है, कभी रेट यहाँ पर जो है 12 से 13% की, तो आज दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है 7 से 8% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। इस पेंशन की गणना का फॉर्मूला सुधारना पड़ता है। 2014 में सुधार किया गया था, स्कीम में मॉडिफिकेशन किया गया था, उसमें 2 चीजों को लाया गया था। पहली कैलकुलेशन के लिए प्रोराटा पर आधारित होगी और दूसरी थी कि 12 महीने के औसत वेतन की बजाय 60 महीने का एवरेज लेंगे, ताकि एक सही एवरेजेबल पेंशनेबल या पर पेंशन सैलरी मिल पाए। इसके आधार पर तय किया गया। दोस्तों एडिशनल सीपीएफ पेंशन अराजकता जग्गी ने कहा कि बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनकी शुरू में आय अधिक होती है, उम्र बढ़ने से वेतन कम होता है, ऐसे में लोगों की एवरेज लेते हैं तो वह सही से नहीं आ पाता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मॉडिफिकेशन पर मोहर लगाई थी। ईपीएफओ का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मॉडिफिकेशन पर मोहर लगाया था। हम इसी आधार पर पेंशन दे रहे हैं। जो लोग हायर पेंशन का आवेदन किए हैं उससे बिना पूछे हायर पेंशन सैलरी कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में नहीं डाले जा रहे हैं।
डिमांड लेटर दिया जा रहा है, आपको तय करना है कि पैसा जमा करना है या फिर नहीं। लेकिन यह वैकल्पिक योजना है, बाध्यता नहीं है कि अंशदान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि पेंशन कम बन रही है तो दोस्तों आप बाध्य नहीं है, इसमें अंशदान दे सकते हैं और अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। दोस्तों जुलाई 2024 से डीए होगा 55% या फिर आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर किया जाएगा मर्ज। तो दोस्तों इतनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, आखिरकार दोस्तों कितनी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, इसके लिए दोस्तों प्रेस रिलीज जारी हो चुका है। यहाँ पर AICTI इंडेक्स जो है वो भी दोस्तों जारी हो चुका है। तो डीए और डीआर को लेकर क्या खुशखबरी आई है, जुलाई में महंगाई भत्ता सीधा फाइनल होने वाला है और कितनी पेंशन और सैलरी बढ़ने वाली है, खुशखबरी आप सभी के लिए क्या आई है AICTI इंडेक्स आंकड़ों को लेकर, इसके बारे में चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कर्मचारी यहाँ पर जो है कर्मचारी और पेंशन भोगी असमंजस में है कि मई महीना समाप्ति की ओर है, फिर भी फरवरी और मार्च का AICTI इंडेक्स जारी क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर दोस्तों RTI भी डाला गया है, फिर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि AICTI के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए। ऐसे में सरकार की क्या मंशा जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता देने की है या कुछ और भी इरादा है, इसको लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों आपको बता दूं कि AICTI इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता तय किया जाता है। साल में 2 बार 6 माही के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। जनवरी जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। इसके बाद जुलाई दिसंबर 2024 तक के लिए महंगाई भत्ता कितना होगा वह दूसरी तरह डिपेंड करता है AICTI के आंकड़ों के ऊपर, लेकिन 2 महीने से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दूं कि AICTI का आंकड़ा प्रत्येक महीने के अंतिम दिन लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है। कुल 6 महीनों के आंकड़ों को जोड़कर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन 2 महीनों से इस आंकड़े को जारी नहीं किया गया है, जिससे जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता कितना होगा यह समझ के परे लग रहा है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि या शब्दों में कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग थी कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसे बेसिक में मर्ज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है 5वें वेतन आयोग ने एक बार फिर ऐसा किया था। उसी में देखते हुए सरकार इस बार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करे। वहीं पे जानकारों का यह मानना है कि जुलाई 2024 से सरकार महंगाई भत्ते के बेसिक मर्ज करना चाहती है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही इस पर आधिकारिक घोषणा आप सभी के लिए की जा सकती है। दोस्तों अगर जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक मर्ज होता है तो उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो चलिए इसकी मान लेते हैं कि दोस्तों किसी भी कर्मचारी और बेसिक भोगी की यहाँ पर जो है 40,000 रुपए की बेसिक है, तो 40 का 50% यानी कि 20,000 रुपए होता है और महंगाई भत्ता मर्ज करने बाद कर्मचारी की नई बेसिक 60,000 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार नई बेसिक के ऊपर जनवरी 2025 से 4% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर आप सभी के लिए बेसिक और डीए के साथ साथ टोटल के साथ साथ बेसिक न्यूज और 4% डीए जो जनवरी 2025 में बढ़ेगा और इसके बाद टोटल आप सभी को कितना मिलेगा ये भी दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर दर्शा दिया जा चुका है। अगर दोस्तों मर्ज नहीं होता है तो केंद्र सरकार बेसिक पे मर्ज नहीं करती है, जिस प्रकार महंगाई भत्ता मिल रहा है उसी प्रकार से महंगाई भत्ता मिलता रहे, यानी कि जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी होती है तो कुल महंगाई भत्ता 54% हो जाएगा। तो इस आंकड़े के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी चलिए आप ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिक पेंशन के अंदर बेसिक आप सभी की 40,000 मानी है और 54% डीए के हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 21,600 रुपए मिलेगा। इस प्रकार से हिसाब से दोस्तों 1,600 रुपए बढ़ोतरी हर महीने आप सभी को देखने को मिलेगी, जिसके बाबत में भी दोस्तों यहाँ पर बेसिक के अंदर पर यहाँ पर जो है टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों बेसिक दर्शा दिया जा चुका है 50% डीए टोटल और साथ ही साथ 54% डीए के साथ साथ भी कितनी आपको पेंशन और सैलरी मिलेगी इसका भी टोटल आप सभी को दर्शा दिया गया है। इस बीच दोस्तों एक यहाँ पर कर्मचारी का कमेंट आया हरीश सिंह का, जिन्होंने लिखा है कि जून रिटायरमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट के विषय में कुछ जानकारी है जिसमें कि कोर्ट में केस नहीं किया हो उसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हरीश सिंह जी ने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है, इसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो के अंदर इसका जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।